तो सोचिए, एक बड़ा सवाल। जब हमारा संविधान बन रहा था, तो उसे बनाने वालों के सामने सबसे बड़ी दुविधा क्या थी? एक ऐसी सरकार जो हर दिन जवाबदेह हो, या फिर एक ऐसी सरकार जो पूरे 5 साल तक स्थिर रहे? अकाउंटेबिलिटी या स्टेबिलिटी? भारत को क्या चुनना था? चलिए, आज इसी दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं, समझते हैं कि भारत के संविधान ने इस बड़ी दुविधा को कैसे सुलझाया, और ये कैसे आज भी एक सांस लेते हुए एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह हमारे साथ साथ बदल रहा है। अगले कुछ मिनटों में हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे भारत के उस बड़े फैसले से, फिर देखेंगे कि हमारा संविधान इतना फ्लेक्सिबल कैसे है, इसका फेडरल स्ट्रक्चर कैसा है और इसकी रक्षा कौन करता है। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि यूपीएससी के लिए ये सब कितना जरूरी है। तो चलिए सीधे पहले पॉइंट पर चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े चुनाव से। आजाद भारत को आखिर किस तरह की सरकार बनानी थी? देखिए, उस वक्त हमारे सामने मोटे तौर पर 2 रास्ते थे। एक था यूके का पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला मॉडल। इसमें क्या होता है, सरकार मतलब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री वो संसद का ही एक हिस्सा होते हैं और उन्हें अपने हर काम का जवाब संसद को देना पड़ता है, मतलब रोज का हिसाब किताब। तो यहां मेन फोकस किस पर हुआ? अकाउंटेबिलिटी पर। और दूसरा रास्ता था अमेरिका वाला प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसमें राष्ट्रपति और उनकी टीम संसद से अलग होती है, उनका कार्यकाल एकदम फिक्स होता है। तो यहां फोकस किस पर है? स्टेबिलिटी पर। लेकिन इसमें एक बड़ा रिस्क भी है, पॉलिसी ग्रिडलॉक का। मतलब सरकार कुछ करना चाहे और संसद अड़ंगा लगा दे तो सब कुछ ठप। तो भारत ने क्या चुना? डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि भारत जैसे डाइवर्सिटी वाले देश के लिए रोजमर्रा की जवाबदेही एक फिक्स टर्म की स्थिरता से कहीं ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को चुना, ताकि सरकार हमेशा जनता के नुमाइंदों के प्रति जिम्मेदार बनी रहे। अच्छा, अब आते हैं हमारे संविधान की सबसे बड़ी सुपर पावर पर, और वो है इसके बदलने की काबिलियत। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक ऐसा जिंदा दस्तावेज है जो वक्त के साथ खुद को ढाल सकता है। और ये सुपर पावर इसे मिलती है आर्टिकल 368 से। यही वो टूल है, वो चाबी है, जिससे हमारा संविधान हमेशा रेलेवेंट बना रहता है। तो ये बदलाव होते कैसे हैं? देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने यहाँ एक कमाल का बैलेंस बनाया है। कुछ बदलाव जो कह लीजिए रूटीन वाले हैं, जैसे किसी नए राज्य को बनाना, उनके लिए सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाता है, आसान है। लेकिन जहां बात आती है ज्यादा जरूरी चीजों की, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स, तो वहां मजबूत चेक्स एंड बैलेंसेस चाहिए। इसके लिए लगता है स्पेशल मेजॉरिटी। और फिर आते हैं वो मुद्दे जो पूरे देश के फेडरल स्ट्रक्चर को, मतलब केंद्र राज्य के रिश्ते को असर करते हैं। यहां पर सिर्फ पार्लियामेंट की मर्जी नहीं चलेगी, यहां स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही, साथ में कम से कम आधे राज्यों की हाँ भी चाहिए। देखा आपने कितना खूबसूरत बैलेंस है? ना तो इतना लचीला कि कोई भी बदल दे, और ना ही इतना कठोर कि जरूरत पड़ने पर बदला ही ना जा सके। और इसी कमाल के बैलेंस का नतीजा है कि भारत के संविधान में अब तक 105 से भी ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। ये दिखाता है कि ये कितना अडैप्टेबल है, कितना जिंदा है। अब जरा इसकी तुलना अमेरिका से कीजिए। वहां 230 सालों में सिर्फ 27 संशोधन हुए हैं। इससे साफ पता चलता है कि हमारा संविधान कितना डायनामिक और वक्त के साथ चलने वाला है। अब बात करते हैं अगली बड़ी चुनौती की। भाई, भारत इतना विशाल और विविधताओं से भरा देश है, तो यहां शक्तियों का बंटवारा कैसे हो कि देश एक बना रहे? देखिए, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जैसे कि अमेरिका, जहां अलग अलग राज्य एक साथ आए और एक देश बनाया। लेकिन भारत का केस अलग है। भारत तो पहले से ही एक बहुत बड़ी यूनिट था, जिसने खुद को एक साथ रखने के लिए अपनी शक्तियों को राज्यों में बांटा। इसीलिए हमारे मॉडल को होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। और ये जो शक्तियों का बंटवारा है, इसे 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट्स के जरिए बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। जो मामले राष्ट्रीय महत्व के हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, वो यूनियन लिस्ट में हैं। जो स्थानीय मामले हैं, जैसे पुलिस, खेती, वो स्टेट लिस्ट में हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों का तालमेल जरूरी है, जैसे एजुकेशन, जंगल, उन्हें कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। लेकिन इस बंटवारे के बावजूद हमारे संविधान का झुकाव थोड़ा केंद्र की तरफ ज्यादा है। एक मजबूत सेंटर, सिंगल संविधान, इमरजेंसी के प्रोविजंस, ये सब केंद्र को ज्यादा पावर देते हैं। इसीलिए भारत को एक क्वासी फेडरल या अर्ध संघीय राज्य भी कहा जाता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो है तो फेडरल, लेकिन उसकी आत्मा थोड़ी यूनिटरी है, यानी केंद्र की तरफ झुकी हुई। चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं।
एक ऐसा मोड़ जहां संविधान की आत्मा की रक्षा के लिए एक गार्जियन, एक संरक्षक सामने आया। ये कहानी है पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच की खींचतान की। तो हुआ ये कि 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को छू भी नहीं सकती। इसके जवाब में पार्लियामेंट ने 24वां संशोधन पास किया और कहा कि उसे संविधान का कोई भी हिस्सा बदलने का हक है। अब ये टकराव अपने पीक पर पहुंच गया 1973 के लैंडमार्क केशवानंद भारती केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक शानदार बीच का रास्ता निकाला और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी मूल संरचना सिद्धांत को जन्म दिया। इसका सीधा सा मतलब यह था कि ठीक है, पार्लियामेंट संविधान को बदल सकती है, अमेंड कर सकती है, लेकिन वो इसके मूल ढांचे को, इसकी आत्मा को, इसके फंडामेंटल फीचर्स को नहीं बदल सकती। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, ये सब अब संविधान की एक ऐसी ढाल बन गए थे जिसे संसद भी नहीं तोड़ सकती। तो चलिए, अब जो कुछ भी हमने समझा है उसे यूपीएससी एग्जाम के चश्मे से देखते हैं कि ये हमारे किस काम का है। प्रीलिम्स में अक्सर ऐसा सवाल आ जाता है, एक सेकंड रुककर सोचिए, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? हाँ, तो हमने अभी चर्चा की थी कि जो भी मुद्दे फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हैं उनमें राज्यों की सहमति जरूरी है। तो इसका सही जवाब है सी, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। और मेंस में इस तरह का एनालिटिकल सवाल आ सकता है। इसका जवाब लिखने के लिए आप वो सारे पॉइंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे, जैसे अकाउंटेबिलिटी वर्सेस स्टेबिलिटी, भारत की डाइवर्सिटी और डॉक्टर अंबेडकर के विचार। और हाँ, अपने मेंस के जवाब को और भी दमदार बनाने के लिए आप डॉक्टर अंबेडकर के इस कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपने आंसर में इस तरह के कोट्स और उनके पीछे की गहरी सोच को शामिल करते हैं ना, तो ये दिखाता है कि आपने टॉपिक को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि सच में समझा है। और अंत में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, क्या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमारे लोकतंत्र के लिए एक जरूरी ढाल है, या फिर ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी संसद की शक्ति पर एक गैर जरूरी रोक है? इस पर सोचिएगा जरूर।